Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to our business program Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Ranga Bhashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगा भाष्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Government clears emergency use of 2 COVID vaccines, AstraZeneca's Covishield and Bharat Biotech's Covaxin. Foreign funds invest highest ever 62,016 crore rupees in equities in December 2020, and over 6 crore GST e-invoices were generated in December 2020, highest in the third quarter of this fiscal. सरकार ने 2 कंपनियों के कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। विदेशी फंडों ने दिसंबर 2020 में इक्विटी बाजार में 62,016 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वोच्च निवेश किया और दिसंबर 2020 में 6 करोड़ से अधिक जीएसटी के ई इनवॉइस बनाए गए, जो इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सबसे अधिक संख्या है। भारत के औषध महानियंत्रक डीजीसीआई ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद डीजीसीआई ने ये निर्णय लिया। 1 जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की गई थी। आज सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों ही कंपनियों ने अपने परीक्षणों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और दोनों ही कंपनियों को कोविड-19 के वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने मंजूरी दे दी है। श्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि ये कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है। Well, listeners, as you know, this is an interactive phone-in program. So now let's start taking phone calls. And joining us first this evening on the show is Mr. Ghosh from Delhi. Hi, good evening, everybody. Dhinder ji, namaskar. गुड इवनिंग। Yeah, go ahead. Put your question. मेरा एक सवाल आपसे है। मैं अभी जब मार्केट हाई पे था तो मैंने काफी सारा म्यूचुअल फंड से अपना मनी पुल आउट कर लिया था। जब मुझे लगा था जो फंड काफी सारे जो आपका रिटर्न नहीं दे रहे, 7-8% दे रहे, उससे पैसा मैंने वापस ले लिया था और कुछ पैसा मैंने लास्ट दिसंबर में भी निकाल लिया था। मुझे आपसे ये जानना है, पैसा को मैं किस तरह से वापस म्यूचुअल फंड लगाऊं और ये सही समय है क्या वापस जाने का म्यूचुअल फंड में? थैंक यू। जी, जैसे आपको नहीं पता था कि ये सही समय है निकालने का, लेकिन आपने निकाल दिया था।
उसी तरह मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि इसके, और मैं बता रहा हूँ इस कंफ्यूजन का, इसके लिए बड़ा डिसिसिव तरीके से मेरा ओपिनियन नहीं होना, या कभी भी नहीं होता है मेरे पास। उसके कारण क्या है? मार्च के बाद जिस तरह से बाजार वापस रिवर्स हुआ, उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और उसमें बड़े गिरावट की भी उम्मीद नहीं थी। वो तो बड़ा सरप्राइज था। उसके अलावा मुझे लगता है कि बाजार महंगा है, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। बाजार में लगातार पैसा आ रहा है, और जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ये इस क्राइसिस से जूझने के लिए लिक्विडिटी अनलीश कर रहे हैं, उस वजह से ढेर सारा पैसा आ रहा है। आप अभी खबरों में आप सुनेंगे कि FII का कितना पैसा आया है। बड़े समय से उनके पैसे की आवाजाही या जो इन्वेस्टमेंट है FII का, उतार चढ़ाव दिखता था। 3-4 महीने में इस क्राइसिस के पहले गिरावट दिख रही थी, लेकिन अब लगातार उनका निवेश जारी और बड़े ही सिग्निफिकेंट स्केल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर बाजार में लगातार पैसा आता रहे तो गेस करना बड़ा मुश्किल है। मेरी सलाह होगी कि इस तरह के बाजार में आप ये सब ना करें। बाजार में वापस आने का आपके पास एक ही तरीका है। पहले निर्धारित करें कि कितने पैसे की आपको जरूरत 5-10 साल नहीं पड़ेगी। उतने पैसे को, उतने निवेश को, या वो इन्वेस्टमेंट जो कि उस गोल के लिए है, उस निवेश को आप किसी फिक्स्ड इनकम फंड में लगाइए और 6 महीने में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए लगा रहे हैं तो पिछले अगले 4 महीने 6 महीने में क्या हो रहा है ये कहना मुश्किल है। ज्यादा लंबे समय मत कीजिए, क्योंकि ये पैसा आपका इक्विटी बाजार से निकाला हुआ है। और मेरी सलाह, अगर उस समय आपने निकाली होती तो मेरी सलाह होती कि आप इसको दोबारा तुरंत लगा दीजिए, ताकि, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता है। और शायद मेरी सलाह को मानने से आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान हो। देखिए, उस शॉर्ट टर्म के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ये पैसा 4-5 साल तक या 10 साल तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो बीच में गिरावट से कोई फायदा, उसका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि ये गेस करना बड़ा मुश्किल है, तो मेरी सलाह होगी कि आप ये डिवाइड कीजिए, और जो पैसा आपको 2-3 साल 4 साल में चाहिए उसको इक्विटी में बिल्कुल न लगाएं। उस पैसे को आप कंजर्वेटिवली शॉर्ट टर्म फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगाएं, और वहां कम रिटर्न मिलेगा, पैसा भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। बाजार के उतार चढ़ाव से इनका कोई नहीं असर पड़ता है। अब आप कोलकाता चलेंगे, जहां से हमारे अगले कॉलर आशीष हैं हमारे बीच। आशीष, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड इवनिंग। अपना जो रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम प्लीज हल्की कर दीजिए, बहुत एको आ रहा है। हेलो जी बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। I have invested 1 year ago with 20 lakhs in a hybrid fund, hybrid mutual fund with State Bank. Okay. Hello. Yeah, could you repeat the fund? State Bank mutual fund, State Bank mutual fund. And I have already plowed back this amount, has given me 4 lakhs of rupees. Mm-hmm. Okay. 4 lakhs, 20 lakhs invested, and I have get back for. I've already day before yesterday, the amount, the interest accrued from there was 4 lakhs. Okay, and it has been already withdrawn. Mm-hmm. Hello. हाँ जी, सवाल क्या आपका? Can you tell me whether it is whether it is profitable if I again invest in which I mean mutual fund I should again invest it, the amount, principal amount? Yes. I'm just wondering, initially I heard that you have invested in SBI hybrid fund, and subsequently I could not get your question very clearly, but you have realized a part of the gain and you want to reinvest it. Why did you take the money out? Invest it there. If this money you don't need it for a couple of years, this is a good fund. It's a very high performing fund. You have experienced it yourself. Why take it out? If you need the money in the next 2-3 years, then invest in an income fund. Then you invest in a short-term income fund or ultra short-term bond fund, which will insulate you from the risk of the equity market. But if you are unlikely to need this money for a couple of years, reinvest it there where it came from. Right. Well, yes, sir. If I again invest it to this fund or other fund, other mutual fund. If you don't have too much experience, ideally you should be investing in a hybrid equity fund for a long-term investment. And SBI hybrid, aggressive hybrid fund
is a good option. And in mutual fund, you don't get interest. What you get is, if the fund does well, it appreciates and you take a part of the gain. Right. And let's go down south to Chennai, from where we have Ganesh joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. Yeah. I would like advice from our expert, Mr. Dhirendra Kumar. I am a senior citizen and retired. Yes, sir. And I want to invest in exchange traded fund or index mutual fund. Okay. I am not able to have a clarity about which is safer, which has more liquidity, and which is financially prudent. I would request our expert to guide me on this. Thank you very much. Okay. All ETFs are mounted. All ETFs are mounted on an index. So when you are looking at a Nifty ETF or a Sensex ETF, they are replicating. It is an index fund. Just that the mechanism of buying this index fund is different. You cannot buy, you buy these ETFs little differently. You buy it like a stock. You buy it like a share. You go to a stockbroker, place an order, and the execution happens. So you have to open a brokerage account. You need a demat account, and you may not get the units exactly on the NAV. It could be little more. It could be little less than the NAV, depending on the demand supply of those ETFs in the market. Whereas an index mutual fund, operates exactly like, it is mounted on index. The constituent, the portfolio of that index fund is exactly the same as the constituent in terms of percentage of the underlying index. And you buy it like any other mutual fund where, you give 50,000 rupee and based on today evening's NAV, 50,000 divided by that day's NAV, and you get those many units. And so it operates like a mutual fund. Mutual fund, index funds are relatively simpler to buy for somebody like you. Buying an ETF, you have to be little cautious that, you don't buy an ETF at a substantial premium to its NAV. And if you don't have a demat account, and if you don't go to you're not conversant with, going to a broker and placing an order, it's better to, go for an index fund. But and when you buy an index fund, basically you are taking a base, the underlying rationale for investing in an index fund is that you don't know how to choose a good fund, and it's increasingly becoming very difficult. Many funds and actively managed funds, where a fund manager is managing your money, in an index fund you are at least assured of at least doing just as well or as the index. So buying an index fund is like settling with the return of the index, no more, no less. और शायद उनका एक सवाल लिक्विडिटी को लेकर भी था कि कौन से ज्यादा लिक्विड है इन दोनों में से, तरलता कहाँ ज्यादा सरल होती है? जी, ETF कभी कभी बेचने में शायद कभी दिक्कत हो, लेकिन ये अब हमारे ETF इतने बड़े हो गए कि वहाँ लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है, और इंडेक्स फंड में तो किसी भी तरह की लिक्विडिटी की इशू नहीं है. और इक्विटी और निफ्टी और सेंसेक्स जो ETF है, चूंकि इसका अंडरलाइन इतना लिक्विड है कि छोटे निवेशक को 50,000 लाख या कई करोड़ का निवेश करने में भी किसी भी तरह की लिक्विडिटी की समस्या नहीं आती. Right. And our next caller is again from Chennai. We have Vijay joining us on the show. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening everybody, and Mr. Dhirendra. I have two very short questions. One is SIP versus lump sum payment. Even tomorrow, a major newspaper is going to carry an article by you or someone else, I don't know. You're going to talk about why one should not invest in lump sum payment. Maybe there are some reasons from the advisor's point of view, but the companies do give the choice of lump sum payment. Right. Maybe you are trying to say that no, there may be some loss and all that, but please tell me SIP vis-a-vis lump sum payment. That's point number one. And secondly, which S&P 500 fund, maybe not one, to be fair, you can suggest a couple of funds which we can invest from India for the medium term, 3 to 5 years. Okay, right, okay. Fine. Yeah. Okay, SIP versus lump sum, it's very simple. When a person invests, it is basically to manage your mind, and our mind is a very it's a very malleable thing. We think differently at different point of time. We get angry, we get upset, we get disappointed, we feel happy, we feel confident, and all these things happen in our mind at different point. And
So basically, lump sum investment or a large sum of money to be invested in the market, which is exposed to the market volatility. Equity markets are volatile. You heard all the questions before. The first question itself was about, somebody bought out at the wrong time, wants to get in, he doesn't know what to do. Markets go up and down dramatically. And when you invest a lump sum and soon thereafter the market goes down, you have great risk, regret. And the other reason why SIP makes sense for a lot of savers is that, it just fits in with your income cycle. If you have lump sum, then only this question arises that whether it should be investing lump sum or SIP. But most people saving out of their income, we earn our salary every month, we pay our EMIs every month, so why not invest every month? And so in that sense, it is accumulation vehicle from your income at a defined periodicity, which happens to be a monthly cycle. So it's very simple. Eliminating the risk of catching a market high. That is why SIP is suggested, but nothing prevents you to invest lump sum if you want to. इनका दूसरा सवाल था S&P 500 में मीडियम टर्म के लिए इंडिया से कोई 2 फंड्स। S&P 500 का केवल एक फंड है, मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 फंड, जो कि अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है और ये उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अब चलते हैं अगले कॉलर की ओर। नोएडा से RM माथुर हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी थैंक यू। और धीरेन्द्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सितंबर में उन्होंने मुझे ICICI बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट कराया था 5 लाख रुपए। तो वो मेरे जब 50,000 का गेन हो गया तो मैंने निकाल दिया, तो मैं उससे बना रहूं क्या अभी? यस धीरेन्द्र। और दूसरा मेरा FD नेट फंड मिच्योर कर रहा 5 लाख का, तो मैं PGIM का और एडलवाइज का जो चाइना ओवरसीज फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या लंप सम? ये आमतौर पे आपको निवेश करना चाहिए एक ऐसे फंड में जो कि आपके लिए उचित हो और जो कि आपके समय के टाइम फ्रेम के साथ हो। केवल बाजार को देख करके अब मुनाफा हो गया है इस वजह से आप पैसा निकालेंगे तो नया आपके लिए चैलेंज होगा कि आप इस पैसे को लगाए कहाँ। और मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूंगा कि आप जैसे लोग जो कि फिक्स डिपॉजिट से अपना पैसा निकालेंगे और आप फिक्स डिपॉजिट से चूंकि रिटर्न मिलना कम हो गया तो आमतौर पर फिक्स डिपॉजिट में लगा हुआ पैसा कोई बहुत रिस्क अवर्स होता है, आप चाहते हैं कि निश्चित आमदनी मिले। इस तरह के पैसे को चाइना वाले इक्विटी फंड में लगाना शायद बड़ा अनुचित होगा। मुझे लगता है कि आपको जरा विचार करना चाहिए कि ये पैसा कितने दिनों के लिए है। अगर ये बहुत सालों तक जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस पैसे को एक सर्टेन टाइम फ्रेम में स्प्रेड करके लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मामूली सी गिरावट भी कुछ समय में अगर आई तो फिर आप बड़े चिंतित होंगे अपने पैसे के बारे में। और सीधे फिक्स डिपॉजिट से चाइना फंड में लगाना, मुझे लगता है एक बार इस पर आपको गंभीरता से सोचना चाहिए और दूसरे ज्यादा कंजर्वेटिव व्हीकल पे को देखें। Right. We have Nand joining us from Delhi, but before we take his call, let's take a look at some of the other news items. Foreign funds remained net buyers for the third month in a row in December by investing 68,558 crore rupees in the domestic capital markets, as global investors continued to bet on emerging markets. For the equity segment, this is the highest quantum of money invested ever since the foreign portfolio investors data has been made available by the National Securities Depository Limited. As per depository's data, overseas investors put in a net 62,016 crore rupees into equities and another 6,542 crore rupees into the debt segment in December 2020. The total net investment during the month stood at 68,558 crore rupees. Prior to this, foreign portfolio investors were net buyers in October with 22,033 crore rupees, and in November they poured in another 62,951 crore rupees. अगले कॉलर है दिल्ली से नंद, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए नंद जी। Good evening, Dhiren ji. Good evening. Yeah, I have a question. We have voted for Franklin Templeton. I also voted for this. So I have not seen the results. And secondly, what is your view? Either way, whether positive or negative, what is the future? If you can just brief, that is important because we have money stuck there. Thank you very much. Yeah, the results will not be out, and the court has ordered that the results should not be there. The court also suggested that there should be a
There should be an oversight of somebody who is taking a closer look or verifying this. So SEBI had appointed a person from their side, keeping an oversight on that, keeping an eye on the voting process, validating that, and the voting results will be delivered. Even Franklin Templeton will not be aware of it. It will be given to the court in a sealed envelope. That is what has been stipulated by the court. So I don't know. We have to wait for that judgment. We have to wait for that observation. But the key thing is that yesterday itself, Franklin Templeton again came up with a fortnightly update, and they have got more cash. They have more money, which is more now liquid in the fund, and whatever if I'm hopeful that some relief should come in investors' way, simply because the two of the largest funds have little over almost the largest fund is about 50%, the other fund is about 52% lying there. It is just to be given to the investors. So whatever happens, a good part of your money is lying there. If court permits, then this should be accessible to us. And an organized, a streamlined, redemption of these funds. If it is being authorized, I think investors will get their money in a reasonable time. I don't know, but it's more methodical, because right now Francis Templeton has been prevented from even selling the securities that they have. All the money that they have realized or they have is entirely on account of maturity of the bonds that they invested in or the interest or the coupon payment. Yeah. And next we have Gaurav joining us from Ghaziabad. Good evening and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, गुड इवनिंग धीरेन जी। सर मेरा सवाल है, ये बहुत 15 साल के लिए अगर देखा जाए, इवन पिछला पीरियड 2000 से 2020 तक, तो 2000 में हम 5000 पे थे सेंसेक्स और आज हम 48,000 पे हैं। इवन खराब दिनों में भी हम 29,000 पे थे। तो कोई ऐसा कोई खराब परफॉर्मेंस तो नहीं रहा। तो मतलब लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए भी अगर हम लगा दें पैसा आज भी मल्टी कैप में तो और सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, तो इट इज गोइंग टू गिव अस गुड रिटर्न। व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये अगर हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए, और दूसरा सर, क्या 1 लाख प्रॉफिट बुक करके फिर री इन्वेस्ट कर देना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिससे अपन अपना वो टैक्स इनकम टैक्स फ्री जो पैसा है, कि अगर 20% या 30% के ब्रैकेट में हम लोग, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है 1 लाख डाल के, या ना निकालें उसको पड़े रहने दें? क्या आपके हिसाब से सर? दोनों सवाल का आंसर कर दीजिए। थैंक यू। पहला सवाल कि ये रियल व्यू है, और अगर अगला 15 साल 20 साल वैसा ही रहता है जैसा पिछला 15-20 साल रहा है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वैसा ही रिटर्न मिलेगा। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि वैसा रिटर्न मिलेगा। उसके कई कारण है। महंगाई दर में कमी आई है, ब्याज दरों में कमी आई है, इसलिए हमारा चूंकि रिस्क फ्री रिटर्न कम हो गया है, तो इक्विटी से भी हमें कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन तुलनात्मक तौर पे देखें तो वो डिसेंट रिटर्न होगा। आपको अगर पिछले 20 साल में अगर आपको 15% रिटर्न या 18% रिटर्न अच्छा लग रहा था, जब हमारे यहाँ ब्याज दरें या आपको नॉर्मल तरीके से बिना रिस्क लिए हुए आप 8-9% या 10% आप अर्न कर लेते थे, तो जब वो रिस्क फ्री रिटर्न अगर 4-5% हो जाता है या 6% हो जाता है, तो आपको कम रिटर्न में भी आप काफी संतुष्ट होंगे। पहला कारण। दूसरा कि इंडेक्स फंड में ये इस तरह का रिटर्न दिख रहा है। 15-20 साल की अवधि में ये जरूर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उस कंपैरिजन से भी अगर आप देखें। लेकिन निवेशकों की समस्या कुछ और है। आप देखते आपका लंबे समय का भी जो पैसा होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हर महीने, हर साल, हर दिन वो अच्छा करता रहे। तो बाजार से जुड़ा हुआ निवेश, इक्विटी में किया हुआ निवेश, वो आपको 15%, 18% या 12% देने वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जो कि हर साल दिया करेगा। इसके पीछे जो आपके लिए रिस्क है, जो वोलेटिलिटी है, किसी साल ये 20% गिर जाता है, किसी साल ये 50% बढ़ जाता है। इस उतार चढ़ाव को झेलने का ये रिवॉर्ड है कि आपको इतना रिटर्न मिल पाता है। आपका दूसरा सवाल कि ये जो टैक्स की छूट हर साल आपको मिलती है कैपिटल गेन्स की, इसको अवेल कर लेना चाहिए। कोई अपने सिक्योरिटी, अपने फंड्स को बेच करके जहाँ पे मुनाफा हो, जरूर करना चाहिए अगर ये आप सावधानी से करते हैं और इसको टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। इस साल आपका एंटाइटलमेंट है कि इतने रुपए तक का आप मुनाफा आप ले लें, तो उस पर टैक्स में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, तो जरूर आपको निकाल के दोबारा निवेश कर दीजिए, ताकि ये जो आपको छूट मिल रही है उसका फायदा उठा पाए। आइए अब फिर चले चेन्नई, जहां से काशीनाथ है हमारे साथ। स्वागत है, सवाल पूछिए।
हाँ नाम, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल धीरेन्द्र जी से ये है कि जब कोई फंड बड़ा हो जाता है वो निवेशक के लिए खतरा होता है, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, तो निवेशक को उसमें निकल जाना चाहिए, कोई खतरा होता है कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और नंबर 2 मेरा प्रश्न ये है कि जो रिलायंस फंड था उसका निप्पन नाम क्यों चेंज हो गया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी। जी हाँ, ये जो फंड का बड़ा होना, इसको विनर्स कर्ज कहा जाता है। एक फंड अच्छा करता है, निवेशक और उसमें पैसा लगाते हैं, वो फंड इतना बड़ा हो जाता है कि उसके लिए अच्छा करना उतना आसान नहीं रहता है जैसा पहले था। तो जीतने वाला फंड के लिए ये एक अभिशाप है, और ये कई फंड में देखा जाता है। लेकिन कई फंड में इसका फायदा होता है। अगर आप किसी भी डेट फंड में देखें, जहाँ पे बड़ा होने से खर्चा कम होता है, स्केल का फायदा मिलता है। इंडेक्स फंड में बड़ा फंड होना फायदेमंद है, क्योंकि इसको चलाने में उतना मेहनत नहीं लगता। जैसे आपके पास जितना फंड बड़ा होता जाता है, खर्चा कम, ज्यादा स्केल, उसका फायदा मिलता है। कुछ तरीके के फंड में इसका जरूर नुकसान है। मुझे लगता है कि मल्टी कैप फंड भी एक खास स्केल से बड़े हो जाते हैं, तो इसका असर दिखता है। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में तो इसका सीधा असर दिखता है, क्योंकि इन फंड में इनका छोटा होना बड़ा जरूरी है फंड मैनेजर के अच्छा करने के लिए। लेकिन वो छोटा होना कितना बड़ा होना है, छोटा माना जाएगा। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार करोड़ का अगर स्मॉल कैप फंड है तो उससे ज्यादा बड़ा फंड चलाना बड़ा मुश्किल है। मिड कैप फंड, चूंकि अब मिड कैप चूंकि मिड कैप अब बड़ा क्लियरली डिफाइंड है सेबी के क्लासिफिकेशन में कि सबसे बड़ी 101 नंबर कैपिटलाइजेशन के आधार पे अगले 200 कंपनी में आप लगाते हैं तो वो मिड कैप माना जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे उस 200 के यूनिवर्स में लगाने के लिए कोई खास मुसीबत नहीं होगी। लेकिन तब भी मिड कैप भी एक खास स्केल से ज्यादा बढ़ जाए तो निवेशकों के लिए, तो फंड मैनेजर के लिए चलाना मुश्किल होता है। तो हाँ, कुछ खास तरीके के फंड अगर बड़े हो जाए तो वहां पे आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरा कि रिलायंस का फंड रिलायंस निपॉन क्यों हुआ, क्योंकि रिलायंस निपॉन उनका जॉइंट वेंचर पार्टनर था, और अब वो रिलायंस नहीं है, अब वो निपॉन है। ये कंपनी अब निपॉन, जो कि जापान की एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और उनका म्यूचुअल फंड भी है, उस कंपनी ने इसका अपना स्वामित्व ले लिया है, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का की ओनर हो गई है, और अब रिलायंस का एक फंड कंपनी कुछ लेना देना नहीं। Fine. And now let's take a look at some other news item. 6.03 crore GST e-invoices were generated in December 2020, higher than 5.89 crores in November, according to an official release. The number of e-way bills generated were also the highest during September to December 2020. The government had made it mandatory for businesses with turnover of over 500 crore rupees to generate electronic invoice or e-invoice for B2B transactions from the 1st of October 2020. In a statement, the IT Ministry said that GST e-invoice system is a game changer in the GST system. और अब समय समाप्त हो रहा है, तो हमें कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद आपका, और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Government clears emergency use of 2 COVID vaccines, AstraZeneca's Covishield and Bharat Biotech's Covaxin. Foreign funds invest highest ever 62,016 crore rupees in equities in December 2020. And over 6 crore GST e-invoices were generated in December 2020, highest in the third quarter of this fiscal. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.